देखिए, जिस चीज़ में आप लोग बहुत ज़्यादा फंसते हैं वह है कोहनबर्ग के नैतिक विकास के स्तर और चरण ना। इसमें आप लोग जो फंसते हैं ना, उनका कारण क्या है, तो इनका नाम जो है वह बदल देता है ना। एक ही चरण को कई नामों से क्या किया जाता है, पुकारा जाता है, जिनके कारण आप लोगों को बहुत ही क्या रहता है, कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए। देखिए, स्तर 3 गो है, उसमें ज़्यादा दिक्कत आप लोगों को नहीं होता होगा। एक है बीच वाला है परंपरागत, उससे पहले है पूर्व परंपरागत, और उसके बाद है उत्तर या परा परंपरागत ना। अंग्रेजी में इसको कन्वेंशनल स्टेज ना, प्री कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। कन्वेंशनल में प्री लगा दीजिए और पोस्ट लगा दीजिए ना। याद रखिएगा, परंपरागत के बदले में रूढ़िगत शब्द भी दे सकता है, प्रथागत शब्द भी दे सकता है, रूढ़िगत शब्द भी दे सकता है। अंग्रेजी में ना आपको कन्वेंशनल शब्द भी दे सकता है, नैतिक शब्द भी दे सकता है। मेरी बात को समझिए, एक ही का कितना नाम है, परंपरागत, रूढ़िगत, प्रथागत, रूढ़िगत, कन्वेंशनल, मोरल ना, ये सब आपको आ सकता है। रूढ़िगत क्या है? एक के बात है साहब, जिसको परंपरागत कहते हैं उसी को रूढ़िगत कहते हैं, उसी को प्रथागत कहते हैं, उसी को जो है रूढ़िगत कहते हैं। कन्वेंशनल का भी डिसाइड हो सकता है, इंग्लिश में भी। हाँ, इंग्लिश में भी चेंज हो सकता है, कभी कन्वेंशनल स्टेज हो सकता है, कभी मोरल स्टेज हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर आपको कन्वेंशनल को ही दिया जाता है। ठीक है, तो आपको पहला 3 गो स्तर का जो नाम है, तो पहला हो गया पूर्व, पूर्व के बदले में प्राक शब्द भी रह सकता है, परंपरागत, रूढ़िगत या प्रथागत स्तर। दूसरा हो गया पूर्व, प्राक छोड़ दीजिए तो सीधा परंपरागत, रूढ़िगत या प्रथागत स्तर। और तीसरा हो गया उत्तर या परा ना, परंपरागत, रूढ़िगत या प्रथागत स्तर। ये 3 स्तर हो गया। अब जो ये 3 स्तर है, ठीक है, तो इनमें पहला वाला जो स्तर है कौन, पूर्व परंपरागत, प्री कन्वेंशनल, उसमें बच्चों का वास्तव में नैतिक विकास 0 होता है। वे बाहरी कारणों से, बाह्य प्रभावों के कारण नियमों का क्या करते हैं, पालन करते हैं। अब परंपरागत या रूढ़िगत जो बीच वाला स्तर है, उसमें बच्चों का नैतिक विकास स्वाभाविक रूप से होता है। किस रूप से होता है? अब बाद वाला जो परंपरागत, उत्तर परंपरागत स्तर है, इसमें बच्चे का नैतिक नियमों पर एक दृढ़ विश्वास हो जाता है ना, यानी वह नैतिक नियम को पूरी तरह समझने लगता है, उनमें संशोधन करने की भी चेष्टा करता है। कब? उत्तर परंपरागत। ठीक है, तो ये 3 आपको क्या हो गए, स्तर हो गए। अब प्रत्येक स्तर में 2 गो करके क्या है, चरण है, तो 3 दूनी 6 चरण हो गया। इन 6 में 3 गो चरण सबको याद रहता है। पहला वाला जो चरण है, दंड और आज्ञा पालन, अभिनवीकरण या अभिमुखता न, दंड और आज्ञा पालन, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, इसमें कभी मिस नहीं होता है। पहला में कभी मिस नहीं होता। 5वां जो सामाजिक अनुबंध या समझौता वाला अवस्था है न, 5वां,
पहला के बाद सीधा हम कौन बोल रहे हैं, पांचवा, उसमें भी लोग मीस नहीं करता है। छठा जो सार्वभौम नैतिकता वाली अवस्था है उसमें भी लोग मीस नहीं करता। मीस ये बीच वाला जो 3 गो है, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण, उनके नामों में लोग क्या कर जाता है, मीस कर जाता है। दूसरा चरण का कई नाम है, स्व पुरस्कार, अभिमुखता, न अहं केंद्रित, न अभिनवीकरण या प्रतिफल अभिमुखता। यांत्रिक नहीं, यांत्रिक तो आपको चौथे चरण को कहते हैं ना। हाँ, इसमें यांत्रिक इंस्ट्रूमेंटल भी हो जाएगा, सॉरी। दूसरे चरण को यांत्रिक अभिनवीकरण भी कहते हैं। तो स्व पुरस्कार रहे, अहं केंद्रित रहे, प्रतिफल रहे या यांत्रिक रहे, ये कौन सा चरण है, दूसरा चरण। ठीक है। तो पूर्व परंपरागत का 2 चरण हो गया। पूर्व परंपरागत में रियल नैतिक विकास क्या होता है, 0 होता है ना। वास्तविक नैतिक विकास क्या होता है, 0 होता है। इनमें जो पहला वाला चरण है वह है दंड और आज्ञा पालन अभिनवीकरण। दंड से बचने के लिए या आज्ञा पालन करने के भाव से न बच्चे नैतिक नियमों का क्या करते हैं, पालन करते हैं। 4-5 वर्ष का बच्चा इसी कारण नैतिक नियम का क्या करता है, पालन करता है। और दूसरा वाला जो है स्व पुरस्कार अभिनवीकरण या अहं केंद्रित या प्रतिफल अभिमुखता या यांत्रिक उद्देश्य अभिमुखता, इसमें एक्सचेंज वाली भावना होती है। कौन सी भावना होती है, एक्सचेंज वाली, विनिमय वाला, टिट फॉर टैट। आप मेरे साथ ऐसा किए तो हम भी आपके साथ ऐसा करेंगे न। इस उम्र में बच्चा होता है तो उनको यदि एक दिन कोई अपना टिफिन शेयर किया स्कूल में, तो दूसरा दिन वो भी उनके साथ अपना टिफिन क्या करेगा, शेयर करेगा। यानी लेन देन विनिमय वाली बात जब भी आए तो वह पूर्व परंपरागत का दूसरा चरण हो गया, टिट फॉर टैट। ठीक है। परंपरागत का भी 2 गो चरण है। उसमें पहला है अच्छा लड़का या अच्छी लड़की, गुड बॉय गुड गर्ल की भावना, या नहीं तो प्रशंसा की अवस्था भी इसको कहते हैं। किसको, तीसरा चरण को, किसको, हाँ, तीसरे में अच्छा लड़का अच्छा लड़की, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है। इसमें कोई भी बच्चा नियमों का पालन इसलिए करता है कि उनको जो है, जो उससे बड़े व्यक्ति हैं वो उसे गुड बॉय कहे, गुड गर्ल कहे, इसके लिए वह नैतिक नियमों का क्या करता है, पालन करता है। उनके बाद चौथा चरण जो है उसमें आपको फिर नाम में थोड़ा सा दिक्कत होता है। एक है सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना। देखिए, 5वां चरण है सामाजिक समझौता या अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और चौथा चरण है सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की अवस्था या कानून व्यवस्था अभिनवीकरण। कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, यानी इसमें बच्चा स्वाभाविक रूप से नैतिक नियम का पालन करने लगता है। वह समझता है कि ये नियम है न, और इस नियम का हमें क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। चौथा में चलिए, ये तो परंपरागत का 2 चरण हो गया, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, और दूसरा क्या हो गया आपको, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना या कानून या व्यवस्था अभिनवीकरण, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। ठीक है। उसके बाद जो है तीसरा स्तर जो है वो है परापरंपरागत स्तर। उनका भी कितना चरण है, 2 चरण। एक है सामाजिक अनुबंध अभिनवीकरण या सामाजिक समझौते वाला अभिनवीकरण, जिसमें कि कोई भी व्यक्ति या बच्चा नैतिक नियम में बदलाव की कोशिश करता है। नैतिक नियम में क्या करता है, अपनी आवश्यकता अनुसार नैतिक नियम को चेंज करने की भी कोशिश करता है न। जैसे बताए थे, और ये जो कोहनबर्ग प्रयोग किए थे हिंज नामक व्यक्ति पर, उनकी माँ क्या थी, बीमार थी, उनको दवाई की ज़रूरत थी, और दवाई जो है दुकानदार बिना पैसे का नहीं देता। उनके पास एक ही ऑप्शन बचा कि वह पैसे को क्या करे, कहती दवाई को क्या करे, चुरा ले न। तो उन्होंने नियम को वहाँ पर क्या किया, बदलने का काम किया। तो वो सामाजिक अनुबंध वाला चरण में है न। नियम को बदलने की बात जब भी हो तो वह सामाजिक अनुबंध या समझौता वाला चरण है। और सबसे लास्ट में जो सार्वभौम नैतिकता है
न, वह खुद के चिंतन पर आधारित नैतिकता होती है। खुद के चिंतन पर आधारित यानी खुद व्यक्ति अपना एक सिद्धांत अटल नियम बना लेता है और उसके विपरीत कार्य वह नहीं करता, चाहे उनके लिए उसको कितना भी परेशानी क्यों नहीं झेलना पड़े। जैसे क्वेश्चन पूछा था कि जनरल करनेल सिंह जो है न, आयकर सेना से रिटायर्ड अधिकारी है, वह आयकर का भुगतान नहीं करते क्योंकि उनका मानना है कि हम जिस आयकर का भुगतान करते हैं न, सरकार उसका दुरुपयोग करती है। इस कारण करनेल सिंह को जेल भी जाना पड़ता है, फिर भी वह आयकर का भुगतान नहीं करते। तो वह नैतिक विकास के किस चरण में है? तो ये छठा चरण सार्वभौम नैतिकता वाले चरण में है। कोहनबर्ग कहते हैं कि ये छठे चरण तक बहुत कम व्यक्ति क्या कर पाते हैं, पहुंच पाते हैं। देखिए ये भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति बड़ा उम्र का हो जाए, फिर भी वह नियमों का पालन जो है वो निचले स्तर के जैसा करे। जैसे कि आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे कि एक व्यक्ति है न, वह रेलवे फाटक पर न नीचे से गर्दन झुकाकर बाहर नहीं निकलता, क्योंकि उनको डर है कि यदि वो ऐसा करेगा तो जो उनके पहरेदार हैं न, वो उसे दंडित करेंगे न, और इस कारण वह ऐसा नहीं करता है क्योंकि उसे दंड का डर है न। तो वो किस चरण में है नैतिक विकास के? तो वह किस चरण में? पहले चरण में। किस चरण में है? पहले चरण में। यदि इसी को कहता, चाहे उम्र कितना भी हो उससे मतलब नहीं, यदि आपको कहता कि कोई व्यक्ति है न, वह रेलवे संपर्क फाटक पार नहीं करता क्योंकि वह मानता है कि यह एक नियम है जिनका पालन एक अच्छे नागरिक होने के नाते हमें करना चाहिए न, तो वो किस चरण में है? चौथे चरण में। कौन चरण में? चौथे चरण में। समझ गए? यानी प्रथम में जो दोनों चरण है, ठीक है, तो उनमें वह नैतिक नियम का पालन या तो दंड से बचने के लिए या आज्ञा पालन के भाव से या टिट फॉर टैट के कारण न, और दूसरे स्तर का जो दोनों चरण है यानी तीसरा और चौथा चरण, उसमें पहला है अच्छा लड़का अच्छा लड़की कहलाने के लिए नियमों का पालन, और पांचवा है नैतिक, और चौथा है नैतिक सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना न, और फिर परा में भी आपको दो चरण है। तो ये चरण सब का नाम जो है ना, उनको याद रखना क्या है, बहुत ही जरूरी है। यदि इनके इस चरण का नाम आपको बिल्कुल दिमाग में नहीं आए तो क्वेश्चन में वहाँ पर ऊपर में इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश करने का क्या रहता है ऑप्शन? हाँ वह नहीं, हिंदी इंग्लिश साथे आता है। कौन बोला? एक तो मेरे भाई दिया है एग्जाम। अच्छा आता है, पहले इंग्लिश फिर हिंदी फिर ऑप्शन। अच्छा, तब तो और अच्छा है। यदि हिंदी में नहीं समझ में आएगा नाम तो इंग्लिश में देख लीजिएगा कि प्री कन्वेंशनल है कि कन्वेंशनल है कि पोस्ट कन्वेंशनल है। फिर प्री कन्वेंशनल का दो गो स्टेज ना, पहला हो जाएगा पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, दूसरा हो जाएगा आपको इंस्ट्रूमेंटल हो जाएगा ना, या टिट फॉर टैट हो जाएगा। कन्वेंशनल में दो गो लड़का गुड बॉय गुड गर्ल और लॉ एंड ऑर्डर। अब पोस्ट कन्वेंशनल में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एक यूनिवर्सल मॉरल वाला थ्योरी ना। तो हिंदी से या अंग्रेजी नाम से आपको इसको पकड़ लेना है कि नहीं?